हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। जो करंट अफेयर्स थीम है, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक है जो है नेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो नेशनल करंट अफेयर्स होता है वो सारे स्टेट के एग्जाम्स के लिए सेम होता है, कॉमन होता है। बट जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो स्टेट स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ से जो भी क्वेश्चंस स्टेट स्पेसिफिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्लस जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो थीम है उसमें हर क्वेश्चन में हम लोग 8 से 10 चीजें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जिससे इस पर्टिकुलर थीम से अगर क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर यहाँ से नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको इजीली कर सकें, ठीक है। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन विच सिटी ऑफ बिहार वाज द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो कहाँ लोकेटेड है, ये आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कि बिहार में जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो अभी इनॉग्रेट किया गया है वो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो नेशनल नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो बिहार के पटना में लोकेटेड है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। पहला तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि पटना में लोकेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। एक और चीज है जो आपको याद रखना है कि बिहार में डॉल्फिन सेंचुरी भी है, ठीक है, जिसको डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी बोलते हैं। उसका नाम है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी के बजाय इसको ऑब्जर्वेटरी भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछता है कि विक्रमशिला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी या फिर विक्रमशिला ये डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है, तो दोनों का ही आंसर जो होगा वो होगा भागलपुर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है वो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। अगर आपसे जो डॉल्फिन है इसका आईयूसीएन स्टेटस पूछे, ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस, तो आप याद रखेंगे कि एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो डॉल्फिन का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, ठीक है। बट इसमें भी एक कैच है कि जो भी डॉल्फिन है, ठीक है, इसकी भी कई वेराइटीज होती हैं, जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है। इसी तरह अमेजन में भी तो मिलती है तो उसका नाम हो जाता है अमेजन रिवर डॉल्फिन, ठीक है। इसी तरह इंडस रिवर में भी डॉल्फिन मिलती है तो उसको बोलेंगे इंडस रिवर डॉल्फिन। इसी तरह सेम वे में जो चाइना है वहां पर एक इरावडी रिवर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरावडी डॉल्फिन, ठीक है। और यांगजे में भी मिलती थी, लेकिन यांगजे रिवर में जो डॉल्फिन मिलती थी वो एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यांगजे रिवर, ठीक है, ये लास्ट की जो दो हैं दोनों चाइना से रिलेटेड है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो भी ये रिवर्स हैं जहां पर ये डॉल्फिन मिलती है उन सबका आईयूसीएन स्टेटस, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी इंडस रिवर में मिलती हैं, अमेजन में मिलती हैं या फिर गंगा रिवर में जो भी डॉल्फिन मिलती हैं उन सबका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। अब चाइना की अगर बात करें तो चाइना में जो डॉल्फिन इरावडी रिवर में मिलती है, ठीक है, उनका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और पूरे वर्ल्ड में केवल और केवल यांगजे रिवर में जो भी डॉल्फिन मिलती थी, ठीक है, वो ह्यूमंस की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि कहाँ कौन सी रिवर में जो डॉल्फिन्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं तो आप याद रखेंगे कि यांगजे रिवर की जो डॉल्फिन्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। उसके अलावा जो चाइना की इरावडी रिवर है वहां पर जो डॉल्फिन्स मिलती हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इसके अलावा किसी भी रिवर का अगर आपसे पूछ ले कि गंगा रिवर या फिर अमेजन रिवर या फिर इंडस रिवर, ये सब जगह की जो भी डॉल्फिन्स हैं उनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये आईयूसीएन आप स्टेटस जो है याद रखेंगे। यहाँ पर आप देखें कि जो विक्रमशिला गैंगेटिक जो डॉल्फिन सेंचुरी है, ठीक है, वो भागलपुर में सिचुएटेड है और ये इंडिया की
ओनली सेंचुरी है, ठीक है, जो डॉल्फिन्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसका IUCN स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1991 में, ठीक है। तो अभी ये रिसेंट नहीं है, 1991 में है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो गंगा का स्ट्रेच है 50 से लगभग 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में बनाई गई है, जो कि सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको करेक्ट ही करेंगे, ठीक है, कि विक्रमशिला जो डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1991, सुल्तानगंज से कहलगांव तक जाती है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रेच है वो 50 से 60 किलोमीटर का है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हु हैज बीन अवॉर्डेड विद दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार, ठीक है। तो 2022 में बिहार के वो कौन से पर्सन थे जिनको दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड जो कि 2022 में दिया गया था, ठीक है। तो बिहार से जो दीप श्रेष्ठ जी थे, ठीक है, इनको 2022 में जो है दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड वो दिया गया था, ठीक है। और ये बिहार के पटना से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि, और इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि अभी 2022 के बाद 23, 24, 25, 26 इन सभी में बिहार का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिनको दादा साहेब फाल्के जो है वो अवार्ड दिया गया हो, ठीक। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। प्लस ये भी देख सकते हैं कि लास्ट 2 इयर्स में किसी को भी बिहार का ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है कि जो रवि किशन है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इनको अभी 2025 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 वो किसको दिया गया है, तो आप याद रखेंगे कि रवि किशन को ये दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इन विच स्टेट इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड एज ट्री प्रोटेक्शन डे, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दिन ट्री प्रोटेक्शन डे कहां पर सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा बिहार, ठीक है। तो होता क्या है, 2012 में जो उस समय के बिहार के चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, है ना, नीतीश कुमार, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट करवाया था कि बिहार में जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन बिहार में ट्री प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाएगा और पेड़ों को लोग जो है वो राखी बांधेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें और हैं जो इससे आपको पता होनी चाहिए। पहला कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है देहरादून में, ठीक है। देहरादून में इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो देहरादून में लोकेटेड है, आप ये याद रखेंगे, ठीक। प्लस जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्री प्रोटेक्शन डे, ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको जानते हैं बिहार वृक्ष रक्षा दिवस, ठीक है। तो बिहार वृक्ष, ठीक है, रक्षा दिवस, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ट्री प्रोटेक्शन डे को बिहार वृक्ष रक्षा दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और इसको किस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए किसी स्टेटमेंट में बना के या फिर आपसे ये मेंस में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे कि जिससे इस चीज को प्रमोट किया जाए, लाइक कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में क्या होता है कि लोगों के अंदर एनवायरमेंट या फिर ये कहें इकोलॉजिकल अवेयरनेस हो, ठीक है, इकोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंट अवेयरनेस हो लोगों के अंदर। उसके साथ साथ एक चीज और है कि आपको मतलब बिहार में जो गवर्नमेंट का एम है कि ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, ग्रीन कवर इन बिहार, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो रक्षाबंधन है उसको हम ट्री प्रोटेक्शन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। अब फॉरेस्ट की बात हो रही, यहां पर पहले आप करेक्ट आंसर देख लीजिए कि रक्षाबंधन वाले दिन बिहार में ट्री प्रोटेक्शन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
अब हम लोग फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसको फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये किस ईयर में सबसे पहले पब्लिश हुई थी। तो 1987 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, ठीक। इसके अलावा जो लास्ट अभी लेटेस्ट हम लोगों के पास फॉरेस्ट रिपोर्ट है बिहार का, वो है 2023 का, ठीक है। तो 2023 का जो रिपोर्ट था वो 18th सीरीज में था, ठीक है। एक सेकेंड, 18th है ना, 18th आप याद रखेंगे कि 2023 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था वो 18th था। इसके अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो बिहार में है वो 8% है, ठीक है। मतलब बिहार का जो टोटल एरिया है उसमें 8% जो एरिया है उस पर टोटल फॉरेस्ट है, ठीक है। अगर इससे आप एरिया के बारे में पूछा जाए तो 7532 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतने में बिहार में फॉरेस्ट है। ट्री कवर के भी बारे में पूछा जाता है, तो ट्री कवर की बात करें तो बिहार के टोटल जो भी एरिया है उसमें से 2.7% लैंड पे जो है ट्री कवर है, ठीक। और ये टोटल इसका अगर एरिया की बात करें तो 2371 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतने एरिया में ट्री कवर है। और इसमें अगर इंक्रीज की बात करें कि कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो जो लास्ट फॉरेस्ट सर्वे हुआ था उसके कंपैरिजन में 2% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसी तरह ट्री कवर की आप बात करें तो ट्री कवर में भी लगभग 1.8% का इंक्रीज देखा गया है, ठीक है। तो बीट फॉरेस्ट कवर या फिर ट्री कवर दोनों ही इंक्रीज हुए हैं बिहार में, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। अब टोटल की बात करें, टोटल भी पूछा जा चुका है कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ बिहार कितना है, ठीक है। तो आप टोटल की बात करेंगे तो टोटल बिहार में 10.7% ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है। एरिया की बात करें तो 9903 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, ठीक। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, ऊपर जो भी चीजें आपसे डिस्कस की गई आप इनको याद रखेंगे कि पहला जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 1987 में आया था जो कि पहला था, ठीक है। 2023 वाला 18th है। टोटल फॉरेस्ट कवर 8% है, ट्री कवर 2.7% है, टोटल मिला के 10.7% हो जाता है, ठीक है। दोनों में एक फॉरेस्ट में 2% का इंक्रीज देखा गया था और ट्री कवर में 1.8% का इंक्रीज देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इन अप्रैल 2020 द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड द फॉलोइंग प्रोग्राम थ्रू डीडी बिहार, ठीक है। तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो बिहार में 2020 में डीडी बिहार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कि द टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th, ठीक है। तो उस समय क्या था कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन की वजह से बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है। उसकी वजह से जो बोर्ड वाले बच्चे थे, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए बिहार की गवर्नमेंट है उसने डीडी बिहार पर जो भी एजुकेशनल कंटेंट था 9th और 10th क्लास का उसको स्टार्ट करवाया था, ठीक है। बट लॉकडाउन जो है हम देखते हैं कि धीमे धीमे बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो केवल 9th और 10th के स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा था इसको बढ़ाकर बाकी सारी क्लासेस के लिए भी बढ़वा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोविड के ड्यूरेशन में किस किस को एक हिसाब से फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया था डीडी बिहार के थ्रू, तो सारी ही क्लासेस के लिए प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको और पता होनी चाहिए, जैसे टोटल बिहार में कितनी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो बिहार में आज की डेट में टोटल 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। और 4 कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ठीक है। ये कहां पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है गया में। उसके बाद फिर दूसरी की बात करें तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मोतिहारी में जो कि ईस्ट चंपारण में है, ठीक है, एट ईस्ट चंपारण, ठीक। उसके बाद फिर थर्ड की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये पूसा एक प्लेस पड़ता है
जो कि समस्तीपुर में है। ठीक है, तो यहां पर बिहार की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, आप याद रखेंगे। जो सबसे नई यूनिवर्सिटी है, जो बिहार की सबसे नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेटेड है राजगीर में, ठीक है, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसके अलावा जैसे जो इसके लिए एक्ट है वो 2010 में नालंदा एक्ट आया था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010, तो 10 में एक्ट आया था। प्लस यहाँ पर जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ है वो 2014 में हुआ। ठीक है, तो 2014 में जो है एडमिशन स्टार्ट होके जो है यहाँ पर सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक, कुछ चीज और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक काम करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, तो कुछ चीजें इस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने ये तो देख ही लिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो 2010 में लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2014 में इसके बैच जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी ऐसी है जो नेट जीरो कार्बन है। ठीक है, नेट जीरो कार्बन। ठीक, और यहां पर वाटर रिसाइकल कर दिया जाता है। ठीक है, वाटर रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकलिंग होती है। प्लस ये जीरो वेस्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं होता है, यहाँ पर जीरो वेस्ट होता है। ठीक, ये इंडिया का फर्स्ट कैंपस है ऐसा जहां पर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैंपस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे कि इंडिया में ये पहली यूनिवर्सिटी है नालंदा जहां पर, जो कि पहली बात तो नेट जीरो कार्बन है, दूसरा वहां पर वाटर का रिसाइकलिंग होता है और जीरो वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, ऐसा करने वाली ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है। प्लस इसमें एक चीज और है जो आपको और याद रखना है कि यहाँ पर एक हिसाब से ये पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे चलती है। ठीक है, रन्स एंटायरली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सप्लाई नहीं करना पड़ता है। ये पूरी तरीके से जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी एक हिसाब से अगर आप डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो सोलर पावर है, ठीक है, वो 6.5 मेगावाट जनरेट होता है। ठीक है, इसी तरह जो बायोगैस से यहाँ पर 1.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उसमें स्मार्ट लाइटनिंग का एक हिसाब से प्रोविजन है। ठीक है, स्मार्ट लाइटनिंग। ठीक है, तो स्मार्ट लाइटनिंग क्या होता है कि उसमें यूज किया जाता है जो भी नेचुरल लाइट होती है। ठीक है, तो मतलब एक हिसाब से उसमें प्रॉपर विंडोज होंगी जहां से जो भी लाइट्स होंगी वो एंटर हो रही होंगी। प्लस जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उनका, उनको ऐसे अलाइन किया जाता है कि वो मेजरली जो है ईस्ट फेसिंग हो या फिर वेस्ट फेसिंग हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सन जो है वो ईस्ट से निकल के वेस्ट में आता है, तो पूरा दिन उसमें जो है लाइट जो है एंटर करती रहती है। तो एक हिसाब से बल्ब वगैरह की जो है जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे वहां पर स्मार्ट लाइटनिंग का जो है प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।